हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इस रूप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और हम देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, कई लोग वीडियो पर आते हैं और मुश्किल से 15 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट का वीडियो देखते हैं, उसके बाद स्किप कर देते हैं। आपको बता दें, ये जो कंटेंट हम दे रहे हैं, ये कंटेंट आपको कहीं पेड क्लासेस में मिलेगा। ये कंटेंट जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, हम ऑफलाइन क्लासेस इस समय नहीं ले पा रहे हैं, तो वो क्लासेस हम आपको ऑनलाइन दे रहे हैं कोरोना की वजह से, फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको मिल रहा है। तो एक बार आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप दोबारा जरूर आए, बिल्कुल देखिए, पूरी सीरीज देखें मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आपको नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, बट एक वीडियो एटलीस्ट पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो। 1 मिनट से आप नहीं जज कर सकते कैसा है वो कंटेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने मुगल, बंगाल और अवध को एक कंबाइन युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर जिसको जाना जाता है, बक्सर के युद्ध में इनको हरा दिया। फ्रांस का भी हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे मराठा के साथ अंग्रेजों का युद्ध, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, मराठा, अंग्रेजों के साथ मराठा का युद्ध शुरू करने से पहले एक युद्ध मराठा लड़ते हैं अफगान के साथ, जो कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नाम से जाना जाता है। कौन सा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये होता है मराठा और अफगानों के बीच। अफगान की तरफ से कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। देखिए, जो अहमद शाह अब्दाली था, इसका उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ भारत में आके लूटपाट करना और वापस अफगानिस्तान चले जाना। तो इसी उसमें इनका बीच में इनका सामना होता है किसी मराठा से, ठीक है। मराठा की तरफ से कौन लड़ रहे थे? बालाजी बाजीराव, उनके बेटे विश्वासराव, ये दोनों एक साथ लड़ रहे थे। बालाजी बाजीराव और उनके बेटे विश्वासराव एक साथ लड़ रहे थे अफगान के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें मराठा की हार हो जाती है और अफगान जीत जाते हैं और लूटपाट काफी करते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें यहां पर समझने वाली बात यह है कि मराठा क्यों हार गए आखिरकार, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत याद रखिएगा। 2 बैटल पानीपत की मिडिल हिस्ट्री में आती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आप पढ़ेंगे, बाबर जब आया था तो लड़ा था। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है इब्राहिम लोधी के साथ, ठीक है। तो ये सब आपको मिडिल हिस्ट्री मिल जाएगा। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अगर आपने नहीं देखी होगी तो। एक अर्जुन कपूर है शायद, उनकी मूवी है पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। उसमें पूरा इन्होंने इसी का जिक्र किया है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का, ठीक है। तो देखिए, इसका रीजन क्या था जिसमें ये हार गए। पहला रीजन ये था कि इसके पहले मराठा जो थे वो करते थे गोरिल्ला वार। गोरिल्ला वार क्या होता है? गोरिल्ला वार का मतलब होता है कि ये जो मराठा का जो रीजन था, जो पहाड़ी इलाका था, जंगल इलाका था, उसमें छुप छुप कर मराठा के जो लोग थे वो छुप कर वार करते थे सैनिकों पर, दूसरी सेनाओं पर, और हमला करके भाग जाते थे। इस तरह कोई भी इनसे नहीं जीत पाता था। ये एक्सपर्ट थे इस चीज में, गोरिल्ला वार में। मराठा की सेना गोरिल्ला वार में एक्सपर्ट थी। ये ओपन वार ज्यादा नहीं किए थे। और ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये पहला ऐसा युद्ध था मराठा का जिसमें इन्होंने ओपन वार किया। तो ये इसमें ये ज्यादा ट्रेंड नहीं थे और इनको हार का सामना करना पड़ गया। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था बैटल ऑफ पानीपत हारने का। सेकेंड रीजन जो कि हम कहेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखिए क्या था कि देखिए, जो मराठा थे वो नीचे साउथ की बात कर ले तो बहुत ही स्ट्रांग थे उस समय, और इवन वो दिल्ली की तरफ मूव भी करना चाह रहे थे कि वो दिल्ली में मुगल को हराकर दिल्ली में भी राज स्थापित कर देंगे। तो उस समय जो मराठा थे वो अपने रीजन पे कुछ टैक्स लिया करते थे। उसमें एक टैक्स का नाम था चौथ और एक टैक्स था सरदेशमुखी। चौथ का मतलब होता है 1/4 और सरदेशमुखी का मतलब होता है 1/10। 1/4 टैक्स इससे लेंगे जो उनका रीजन, मान लीजिए मराठा का रीजन, इसमें वो राज कर रहे हैं, तो जो इसके अंदर लोग हैं वो जो भी काम करते हैं, खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें से वो कितना टैक्स देंगे? 1/4, जिसको बोला जाता है चौथ। चौथ देंगे किसको? राजा को, जिससे वो अपनी प्रजा को चलाएंगे। जैसे आजकल सरकार लेती है, टैक्सेस लेती है ना, आपसे 1/3 टैक्स लेती है, 30% टैक्स अगर आप 10 लाख से ज्यादा सैलरी लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का टैक्स हो गया। लेकिन अब जो कई ऐसे रीजन थे जो मराठा से टच में थे, जिनमें मराठा का पूरा आधिपत्य नहीं था, पूरा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तो कब्जा मतलब था मराठा का, लेकिन दूसरे राजा का उसमें अधिकार था। उस रीजन पर ये लेते थे सरदेशमुखी, यानी कि 1/10, यानी अगल बगल के रीजन से कितना लेते थे? 1/10 टैक्स लेते थे। इससे क्या होता था कि भाई बगल के राजा परेशान क्यों? क्योंकि वो राज तो दूसरे राजा का है, उसमें टैक्स किसको मिलना चाहिए? दूसरे राजा को मिलना चाहिए। लेकिन ये उस पर कब्जा जमाते कि नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आप पर अटैक करके पूरी तरह से आपका राज्य समाप्त कर देंगे। तो ये सरदेशमुखी भी लेते थे। तो जब ये सरदेशमुखी बगल वाले राज्य से लेते थे, तो जब अफगान ने इन पर अटैक किया
तो जो अगल बगल के राजा थे उन्होंने मराठा का साथ न देखे एक विदेशी राजा का साथ दे दिया, अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली का साथ दे दिया मराठा को हराने के लिए, और इस तरह से मराठा हार गए। ये बहुत बड़ा रीजन था। तो आप इससे एक कहानी भी समझ सकते हैं, एक मतलब निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि अगल बगल के लोगों से बनाकर रखनी चाहिए, ना कि उनसे इस तरह एंटी रहना चाहिए। अगर आप अगल बगल से लोगों से नहीं बनाएंगे तो जब भी कोई बाहरी ताकत आएगी वो जीत जाएगी और आप हार जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे आप बढ़ते हैं। तो ये था हमारा पानीपत का युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब हम देखेंगे मराठा का सामना होता है अंग्रेजों से। अब देखिए क्या होता है, कौन कौन लड़ा था बैटल ऑफ पानीपत थर्ड। लड़ रहे थे बालाजी बाजीराव और विश्वासराव, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है बैटल ऑफ पानीपत में। अब यहां पर आता है, देखिए बालाजी बाजीराव जो थे इनके भाई हैं रघुनाथ राव, और बालाजी बाजीराव के 3 बेटे थे, एक विश्वासराव, एक माधवराव, एक नारायण राव। विश्वासराव की तो मृत्यु हो गई उसी युद्ध में। अब रघुनाथ राव जो कि चाचा है, इनके दोनों के चाचा हैं, तो चाचा जी समझते हैं कि अब गद्दी किसको मिलनी चाहिए, रघुनाथ राव को मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, मिल जाती किसको, भतीजों को मिल जाती, माधव राव को मिल जाती गद्दी। इससे रघुनाथ राव हो जाते हैं गुस्सा, लेकिन क्या करते वो उस समय कुछ भी नहीं कर पाए। बैटल ऑफ पानीपत आप देखिए समाप्त होता है 1761 में। उसके बाद से 1772 तक करीब करीब 11 साल का जो गैप था, 11 साल राज किया किसने, माधव राव ने। ये रघुनाथ राव उसमें बस थोड़ा एंटी हो रहे थे, मनी मन उनके अंदर कुछ षड्यंत्र चल रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मराठा के जो पूरी टीम थी या जो कहते समिति थी, और मराठा के जो लोग थे वो माधव राव के साथ थे और उसको अच्छा राजा मानते थे। अब जब 1772 में माधव राव की मृत्यु हो जाती है, ये अपने आप होती है, इनकी नेचुरल डेथ होती है, इसमें कोई युद्ध नहीं हो रहा था इस समय, इनकी मृत्यु हो जाती है 1772 में, यानी 11 साल बाद पानीपत के युद्ध के। अब रघुनाथ राव को फिर से लगता है कि वो राजा बनेंगे, लेकिन उनको डाउट ये रहता है कहीं ऐसा ना हो कि इनके तीसरे बेटे नारायण राव को राजा बना दिया जाए। इस वजह से रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव को मार डाला या मरवा दिया, जैसा भी होता है यूजुअल, आप देखते होंगे मूवीज में भी कि लोग मरवा देते हैं गद्दी पाने के लिए भाई भाई को। तो इन्होंने अपने भतीजे को मरवा दिया, नारायण राव को। ये बात लेकिन छुपी नहीं रह गई। अब देखिए ये बात जब छुपी नहीं रह गई तो मराठा जो थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए, किससे, रघुनाथ राव से। और उन्होंने जो माधव राव है, इन्हीं के नवजात पुत्र, उस समय इनको एक पुत्र हुआ था, उनके नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया और संचालन दे दिया किसको, नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस की देख रेख में माधव राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया गया और रघुनाथ राव को एक बार फिर से कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो रघुनाथ राव पहुंच जाते हैं अंग्रेजों की शरण में और बोलते हैं आप हमें पेशवा की गद्दी दिलाओ और हम आपकी कंडीशंस मानेंगे, आपको कुछ राज देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया जब आप बंगाल का युद्ध पढ़ रहे थे तो क्या इनको दे दिया जाता, इनको कुछ रीजन के दीवानी राइट दे देते थे, पैसे वहां से वसूलते थे, ये सब होता था। तो ऐसा ही शर्त किसने रख दी, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से। अंग्रेज अभी तक जो डर रहे थे मराठा से लड़ने के लिए, अभी तक अंग्रेजों ने मराठा से सामना नहीं किया था, और अब उनको मौका मिल गया क्योंकि एक लूप होल मिल गया। आप उनके देखिए, इनके भाई ये रघुनाथ राव जब उनसे मिल गए, अब अंग्रेज की सेना थोड़ा अच्छा फील करने लगी और लड़ने के लिए तैयार हो गई। अब होता है मराठा और अंग्रेजों का पहला बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ मराठा एंड एंग्लो मराठा बैटल जिसको बोलते हैं। 1775-1782, 7 साल का जबरदस्त युद्ध, 7 साल चला ये, बहुत ही जबरदस्त युद्ध। इसमें एक क्वेश्चन याद रखिएगा जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो होता है मराठा की फर्स्ट बैटल शुरू होती है ट्रीटी ऑफ सूरत से और एंड होती है ट्रीटी ऑफ सालाबाई से। ये क्या है, ट्रीटी ऑफ सूरत क्या था? एक्चुअली सूरत का जो थे रघुनाथ राव, इन्होंने बोला था कि हम आपको सूरत दे देंगे। तो एक तरह से ट्रीटी ऑफ सूरत से शुरू होता है मराठा बैटल और एंड होती है, जब खत्म होगी तो फिर भी कोई ना कोई ट्रीटी होगी, तो सालाबाई में खत्म होती है। ट्रीटी ऑफ सालाबाई के साथ ये मराठा बैटल समाप्त होता है। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, मराठा बैटल शुरू होता है ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत की संधि से शुरू होता है और सालाबाई की संधि के साथ समाप्त होता है। ठीक, अब देखिए इस युद्ध में होता क्या है। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हो जाती है। जैसा कि हमने बताया मराठा बहुत स्ट्रांग थे, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हो रही थी मराठा से लड़ने की, लेकिन रघुनाथ राव चूंकि उनका साथ देने को तैयार हो गए थे तो अंग्रेजों ने हिम्मत जताई, लेकिन फिर भी अंग्रेज नहीं जीत पाए, मराठा इतना स्ट्रांग था। ठीक है, मराठा का इस समय मैसूर और हैदराबाद ने साथ दिया, जो अगल बगल के रीजन थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में सीख मिल गई थी मराठा को, उसके बाद से अगल बगल के रीजन से इन्होंने बनाकर रखनी शुरू कर दी, और इस बार मैसूर हैदराबाद जो कि उनके अगल बगल के क्षेत्र है वहां से इनको समर्थन मिला और ये युद्ध अंग्रेज हार गए और मराठा को बहुत अच्छी विजय हुई। इस बार जब हारने के बाद क्या हुआ, रघुनाथ राव ने
जो नवजात पुत्र थे माधवराव के उनके बेटे का नाम माधवराव टू पड़ा, उनको पेशवा स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों की हार हो गई और रघुनाथ राव वापस आ गए, उनको पेशवा स्वीकार कर लिया। अब ये केस चला, कोई बात नहीं, 1882 में युद्ध समाप्त होता है। अब बहुत सालों तक कुछ नहीं हुआ। सन 1800 में 18 साल बाद करीब करीब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। नाना फडणवीस कौन? अभी अभी हमने आपको बताया लास्ट स्लाइड में, नाना फडणवीस की देखरेख में नवजात पुत्र को गद्दी मिली थी और इन्हीं की देखरेख में नाना फडणवीस ही पूरा युद्ध लड़ रहे थे। जैसे अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा तो अकबर भी जब गद्दी पर बैठे थे तो मात्र 11 साल के थे, तो वो भी अपने वजीर की देखरेख में सारा युद्ध लड़ते थे, अकबर थोड़ी लड़ने जाते थे। ऐसे ही ये युद्ध नाना फडणवीस लड़ रहे थे नवजात पुत्र की जगह, ठीक है। तो ये युद्ध तो नाना फडणवीस जीत गए थे, लेकिन 1800 में जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, ये बहुत ही सीनियर होते हैं, इनकी बात सारे पूरे मराठा मानते थे, तो जब इनकी मृत्यु हो जाती सारे मराठा आपस में लड़ने लगते हैं और मराठा 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। अब देखिए, अभी तक यूनिटी थी, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हो रही थी लड़ने की, लेकिन जैसे ही मराठा 5 भागों में डिवाइड हो जाएगा, अब अंग्रेजों को मौका बहुत अच्छा मिल जाता है और यहां से अंग्रेजों की जीत होना शुरू हो जाती है मराठा रीजन पे। तो देखिए 5 रीजन में जो डिवाइड होता है, इनके नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो पूना में थे उनको पेशवा की गद्दी मिल गई, पूना के पेशवा। पूना में कौन राज करेंगे? पेशवा राज करेंगे। और ये गद्दी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आप कह सकते हैं, जो जिसको पूना की गद्दी मिलती थी ना, वो समझिए कि पूरे मराठा में सबसे ज्यादा अव्वल है, आप इस तरह समझ सकते हैं। तो मिली किसको? बाजीराव टू को, जो कि नारायण राय के बेटे थे। नारायण राय कौन? जो भतीजे मारे गए थे, याद है, इन्हीं को मारा था ना, ठीक है। इनके बेटों को मिल जाती है क्या? पेशवा की गद्दी। बाजीराव टू इनका नाम होता है, इनको मिलती है पेशवा की गद्दी। इंदौर की गद्दी मिलती है होलकर को, नागपुर की गद्दी मिलती है भोसले को, बड़ौदा की गद्दी मिलती है गायकवाड़ को, और ग्वालियर की गद्दी मिलती है किसको? सिंधिया को। सिंधिया आपको पता होगा, अगर आप एमपी के इलेक्शन को ध्यान दे रहे होंगे, लास्ट ईयर हो रहे थे कोरोना टाइम पे, ज्योतिराज सिंधिया वही सिंधिया उन्हीं खानदान के जिनको ग्वालियर से उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो ग्वालियर सिंधिया का ही क्षेत्र है, ठीक है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ग्वालियर में कौन थे? सिंधिया। पूना से कौन थे? पेशवा। और ये बहुत ईजी है, 3 और याद कर लीजिए। इंदौर में कौन? होलकर। नागपुर में भोसले, बड़ौदा में गायकवाड़। आप इनकी किसी भी तरह से ट्रिक बना सकते हैं। पूना पेशवा देखिए बहुत ईजी है, ग्वालियर सिंधिया बहुत ईजी है। इनसे एक एक वर्ड इनको जोड़ लीजिए, जैसे एच ओ इधर का जोड़ लीजिए और आई इधर से हो ही कर दीजिए, इसको इस तरह करके आप वर्ड जोड़ लीजिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आता है कि कौन सी गद्दी किसको मिली थी, ठीक है। ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछ लिया जाएगा। नागपुर में कौन राज कर रहे थे? पेशवा, होलकर, भोसले, गायकवाड़। तो आपको क्या करना होगा? भोसले वहां पर थे। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 5 भागों में टूट गया कब? सन 1800 में, जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। अब 1800 में जब 5 भागों में टूट गया, तब आपस में मराठा आपस में लड़ने लगे। जैसा कि हमने बताया, पूना की गद्दी इंपॉर्टेंट थी और होलकर ने इसी के चलते पूना के पेशवा पर अटैक कर दिया, बाजीराव टू पर अटैक कर दिया और पूना की गद्दी हासिल कर ली। होलकर ने बाजीराव टू को हरा दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। जैसे ही इन्होंने ये किया, तो अब बाजीराव टू क्या करेंगे? ये अंग्रेजों से मिल गए। जो पिछले बार किया था किसने? रघुनाथ राव ने, वही इन्होंने दोहरा दिया। और साथ ही साथ इस बार क्या है? मराठा टूटे हुए हैं। पिछले बार मराठा टूटे नहीं थे, एक साथ थे, एक साथ युद्ध लड़ रहे थे, मराठा जीत गए थे। इस बार मराठा पूरी तरह से टूटा हुआ है और बाजीराव अंग्रेजों से मिल गए और वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली। वेलेजली की सहायक संधि पर एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलेजली आता है 1798 में और लेकर आता है वेलेजली की सहायक संधि की। आप हमारे साथ मिल जाइए, इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। इन्होंने, बाजीराव टू ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली। ट्रीटी आप बसाइन करने को तैयार हो गए। ये होती है 1802 में। इसी के चलते हमको सेकेंड बैटल ऑफ मराठा देखने को मिल जाता है 1803 में, ठीक है। 1803 में लड़ाई होती है अंग्रेजों किससे? भोसले और सिंधिया से। अंग्रेज इस बार देखिए किससे किससे लड़ रहे हैं। पहले कमजोर को पकड़ लें, डायरेक्ट उन्होंने पूना पर अटैक नहीं किया, होलकर पर अटैक नहीं किया, क्योंकि होलकर मजबूत थे, तभी तो उन्होंने हराया उनको। तो होलकर पर अटैक नहीं किया, पहले वो साइड में सारे मराठा को तोड़ रहे। तो भोसले और सिंधिया के ऊपर सबसे पहले अटैक किया इन्होंने और इनको हरा दिया। तो इन्हें अपमानजनक संधियां करनी पड़ गई और इनको भी अपने अपने रीजन पर सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ गई। तो भोसले और सिंधिया यहां से इस तरह हार जाते हैं 1803 पर। अब देखिए अगले साल 1804-05 की बात करते हैं। अब अंग्रेज किसके पास पहुंचेंगे? पूना में होलकर के पास। लेकिन जैसा कि हमने बताया होलकर स्ट्रांग थे, तो इस बार होलकर अंग्रेजों को हरा देते हैं
और इस बार संधि करनी पड़ जाती है अंग्रेजों को। ट्रीटी ऑफ राजघाट या राजपुर घाट नाम से जानी जाती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटी नहीं है, इस पर अगर आपको नहीं याद रहता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थर्ड बैटल कौन जीत जाते हैं? होल्कर जीत जाते हैं 1804-5 में। ठीक, अब बहुत दिनों के लिए ये युद्ध फिर से ठंडे बक्से में चला जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम पहली बैटल जब अंग्रेज हारे थे तो थोड़े दिन के लिए शांत हो गए। वो थोड़ा दिमाग से भी लड़ते थे, क्योंकि उनके पास सीधा ऐसा तो है नहीं कि उनको लड़ना है राजा है, उनके पास तो ऊपर से भी आदेश आता था। जो गवर्नर जनरल्स होते थे ऊपर से आदेश लेना पड़ता था। ऊपर से जैसे ही हार जाते तो ऊपर से ऑर्डर आ जाता था, गवर्नर जनरल चेंज हो जाता था और थोड़े दिन के लिए वो केस ठंडे बक्से में चला जाता था। ठीक, तो अगली बैटल 1817 में होती, बहुत 12 साल के गैप के बाद। और ये बैटल इनिशिएट करते हैं मराठा। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसा कि हमने बताया पिछली स्लाइड में, सहायक संधि ट्रीटी ऑफ बसैन साइन कर ली थी किसने? बाजीराव ने। और भोसले सिंधिया को भी अपमानजनक ट्रीटी संधिया करनी पड़ गई थी। तो ये जो तीन लोग थे, तीन मराठा, देखिए अपमानजनक स्थिति में रह रहे हैं। मराठा है, उनका एक गुरूर होता है। आप उनसे सहायक संधि उन्होंने स्वीकार कर ली है, अंग्रेजों के आधिपत्य में रह रहे हैं। जहां मराठा आजाद होता है, एक अपना खुद का प्राउड होता है, वहीं वो अंग्रेजों के आधिपत्य में शासन चला रहे हैं। तो इनसे रहा नहीं जा रहा था कि नहीं ये किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं। तो एक बार सारे मराठा एक साथ होते हैं, सारे के सारे मराठा, और ये प्लान करते हैं कि ये अब अंग्रेजों से एक साथ मिलकर फिर से लड़ेंगे, जैसा कि पहली बैटल पे हुआ था। तो ऐसा ही होता है, लेकिन पहली बैटल के जस्ट उल्टा यहां पर रिजल्ट होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था बैटल ऑफ बक्सर में लास्ट क्लास में, सारे लोग एक साथ मिलकर लड़े थे लेकिन अंग्रेज जीत जाते हैं। सेम वैसा ही होता है इस बार, सारे मराठा साथ में लड़ते हैं लेकिन अंग्रेज फिर भी जीत जाते हैं। और यहां से फिक्स हो जाता है कि अब मराठा पूरी तरह से समाप्त हो गया है, अंग्रेजों के अधीन आ गया है। सन 1817 में सारे मराठा हार जाते हैं अंग्रेजों से, और इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और मराठा राज पूर्णतया अंग्रेज शासन के अंतर्गत आ गया। और उन्हें बहुत अपमानजनक संधियां करनी पड़ जाती है। जो लोग बचे थे उनको भी अब संधियां करनी पड़ जाती है। जैसे ट्रीटी ऑफ ग्वालियर करनी पड़ती है सिंधिया को, अभी तक सिंधिया ने ग्वालियर की संधि नहीं की थी तो ग्वालियर की संधि करनी पड़ गई। होलकर को भी संधि करनी पड़ जाती है, ट्रीटी ऑफ मंसूदर की संधि करनी पड़ जाती है। तो बहुत सारी अपमानजनक संधियां करनी पड़ जाती है और पूरी तरह से मराठा किसके अधीन आ जाता है? अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। अब यहाँ से जो पेशवा थे बाजीराव टू, जो कि गए थे उनसे मिलने, अंग्रेजों से मिलने गए थे ना कि भाई हमें पेशवा की गद्दी दिला दीजिए, तो इनको अंग्रेज भेज देते हैं बिठूर। कानपुर के पास बिठूर का एक रीजन पड़ता है कि आप वहां पर चले जाइए और मराठा भूल जाइए। अब आगे चलकर हम देखेंगे इन्हीं के बेटे नाना साहब, बाजीराव टू के बेटे का नाम था नाना साहब, जिनको आप 1857 की क्रांति में लड़ते हुए देखेंगे, कानपुर का मोर्चा संभालते हुए देखेंगे तात्या टोपे के साथ। नाना साहब और तात्या टोपे ने मिलकर 1857 की क्रांति में कानपुर का मोर्चा संभाला था। वो बाजीराव टू के ही बेटे थे। ठीक है, तो उसका हम 1857 में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कंप्लीट युद्ध मराठा का। पहले अफगान के साथ, उसके बाद अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ 4 बैटल हुई और लास्ट बैटल में आखिरकार 1817 में मराठा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। और कैसे, इसमें हमने 2-3 सीख ली। पहले पानीपत के थर्ड युद्ध में आपने देखा कि मराठा क्यों हार गए, क्योंकि उन्होंने अगल बगल के लोगों से बनाकर नहीं रखी, इस वजह से हार गए। फिर देखिए जब सेकेंड बैटल होती है मराठा की, तो क्यों अंग्रेज जीत जाते हैं? क्योंकि घर पे ही फूट पड़ गई, मराठा 5 भागों में डिवाइड हो गया। तो इस वजह से तो दोनों से आप एक शिक्षा ले सकते हैं कि ना ही अगल बगल वालों से लड़ना चाहिए, ना ही घर के अंदर फूट डालनी चाहिए, तभी आप जीत पाएंगे। और देखा मराठा कैसे जीते भी थे पहला युद्ध। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आपने कंप्लीट मराठा युद्ध पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब हम कल की क्लास में देखेंगे। देखिए ये सब हमने पढ़ लिया, फ्रांस को हरा दिया, मुगल, बंगाल, अवध कंबाइंड हरा दिया। अब मराठा हार गए। अब ब्रिटिश का सामना होगा मैसूर से। मैसूर भी उस समय काफी ग्रोथ कर रहा था। टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये 2 लोग थे और काफी ग्रोथ कर रहा था। देख रहे थे कि हैदर अली क्या कर रहा था, अपनी सेना पर फ्रांस के लोगों को भर्ती कर रहा था। फ्रांस को हराने के बाद से अंग्रेजों ने बोला था कोई भी फ्रांस के सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद हैदर अली नहीं माना और वो अपनी सेना पर फ्रांस के लोगों को भर्ती करने लगा। तो बनी बात है, और अपना रीजन एक्सपेंड करने लगा। तो जब रीजन एक्सपेंड करने लगा तो इस पर अंग्रेज की नजर जाएगी और अंग्रेज इन पर हमला करेंगे। तो वो युद्ध हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर पर। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, एक भी लेक्चर मिस ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप लर्निंग।